रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। हमारा नाम गायत्री है। तो ठीक है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम्हारी तो शादी हो गई है ना? जाओ जाओ अपनी पत्नी के पास जाओ। आज के बाद ना मेरी निधि जी के आसपास ना भटकना, इसी में तुम्हारी भलाई है। बिना किसी अपराध के मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो अक्षय। नीति के भाई होने के नाते ना सही, मेरे पुराने दोस्त होने के नाते मुझे एक बार अपनी पूरी बात कहने का मौका दो। मुझे यकीन है कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम मुझे माफ कर दोगे। ये क्या कर रही है तू? चोरी करके बिस्किट खा रही है? तेरी ये हिम्मत? बाजी, वो हमें भूख लगी थी इसलिए हम खा रहे थे। अरे दोनों वक्त भरपेट खाना खाती है ना, भूखड़ कहेगी, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। और खबरदार, बिना पूछे घर के किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चोटी कहेगी। शकुंतला, तुम भी हद करती हो। अरे बाबा, 2 बिस्किट ही तो खाए थे, कोई खजाना तो खाली नहीं कर दिया था। आप तो अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा है। हद हो गई है। डैड, आप आराम कर लीजिए। निधि, तुम डैड को अंदर ले जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। ओहो, think of the devil and the devil is here. 100 साल की उम्र है प्रतीक तुम्हारी। क्यों भैया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने? वैसे पूछ सकता हूँ क्यों याद किया आपने? वो डैड की तबीयत कुछ खराब हो रही थी तो मैं चाह रहा था कि तुम आकर एक बार देख लेते। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे फोन कैसे किया? क्योंकि IMA मेडिकल सेंटर में मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन है और सब्जेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीवन और मोक्ष। और मुझे बेहद खुशी होगी अगर तुम लोग आओगे। जयप्रकाश जी का चेकअप भी वहीं पर कर लेंगे। सॉरी प्रतीक, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा यार, लेकिन डैड, अर्चना और निधि जरूर आएंगे। ठीक है, सी यू लेटर। ओके बाय।
ये सब नहीं चलेगा इस घर में। सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर 9 बजे नाश्ता तैयार चाहिए मुझे। माँ जी वो गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। आज के बाद दोबारा तूने ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं। और सुन, साहब जी की तबीयत थोड़ी खराब है, आज चावल नहीं बनेगा, सिर्फ रोटी बनेगी और तेल नमक कम। तुम लोग को तो तेल नमक ज्यादा मिलता है तो झोंक देते हो, समझ गई? ए लड़की, मैं सत्संग में जा रही हूँ। और सुन, डॉक्टर प्रतीक आने वाले हैं साहब को देखने के लिए, उन्हें चाय के लिए पूछ लेना। जी माँ जी, वो कौन से डॉक्टर बाबू आ रहे हैं? तुम्हें बहुत पड़ी है। डॉक्टर प्रतीक यहाँ के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं वो। कहीं कहीं वही डॉक्टर बाबू तो नहीं जिनसे हमारी शादी हुई थी? यार बनाने वाले ने ना कहावतें बड़ी सोच समझ के बनाई है। वो कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम 12 साल पाइप में डाल के रखो, पाइप टेढ़ा हो जाएगा लेकिन दुम सीधी नहीं होगी। मैं कुछ नहीं समझा गुल्लू। यार कुछ लोगों को भगवान इतना बेशर्म क्यों बनाता है कि शर्म नाम की चीज उनके आसपास नहीं भटकती। पहेलियां मत बुझाओ गुलशन, जो कहना है वो साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुनो, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पुराने दोस्त, तुम्हारे हम प्याला हम निवाला, अरे वो क्या नाम है उसका जिसने निधि जी को धोखा दिया था? तुम आदित्य की बात कर रहे हो? हाँ, राणा आदित्य प्रताप सिंह, उससे मेरी मुलाकात हो गई। वो वहां क्या कर रहा था? एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था मैंने उससे, तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया। कहने लगा उसे निधि जी से मिलना है, निधि जी को सारी सच्चाई बतानी है। तो मैंने भी उससे कह दिया कि भैये, जब हमने तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया और लड़की ने खुद कबूल कर लिया कि वो तुम्हारी पत्नी है, तो सच्चाई बताने को बचा क्या है? इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं अक्षय, इस बारे में बात करना जरूरी है। आखिर ये निधि जी की जिंदगी का सवाल है। मैंने कहा ना यार गुल्लू, ये सब छोड़ दो अभी। कैसे रहने दो अक्षय? जिस आदमी पर तुम लोगों ने आंखें बंद करके विश्वास किया, जिस आदमी को निधि जी ने अपना भगवान समझा, उस आदमी ने तुम लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहते। अक्षय, तुम लोग उस आदमी से बच के रहना, मत भूलो वो एक वकील है। तुम लोगों को अपनी बातों की जाल में फिर से फंसा लेगा और तुम लोग इतने भोले हो, इतने सीधे हो कि उस धोखेबाज की बातों पर फिर से यकीन कर लोगे। मैं तो कहता हूँ कि अब आदित्य को मरा हुआ मान लो। हाँ गुलशन, लेकिन नो लेकिन वेकिन अक्षय, इतना कुछ होने के बाद अब तुम आदित्य से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। डॉक्टर प्रतीक आए थे क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो कोई नहीं आया। लगता है मानसी जी की तबीयत फिर से खराब हो गई। माँ जी, ये मानसी जी उनकी माँ है, मगर फालतू की पंचायत तुझे क्यों पड़ी है? दुनिया भर की चिंता मत कर, जाकर अपना काम कर। तुम लोगों का यही तो प्रॉब्लम है, जरा सा प्यार से बात क्या करो, सिर पे चढ़ जाते हो। जा फटाफट मेरे लिए चाय बना कर ला, जाओ जल्दी। सांस लीजिए। कर्ण महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल था। उसे कई बार अपने वजूद को साबित करना पड़ा था। सबसे पहले तो उसे ये साबित करना पड़ा कि वो राजवंश का था, क्योंकि जन्म होते ही माता कुंती ने उसे बदनामी के डर से नदी में बहा दिया और उसकी परवरिश एक रथ चलाने वाले ने की थी, जिससे कि वो सूत पुत्र कहलाया। फिर कर्ण को संघर्ष करना पड़ा शिक्षा के लिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। आखिर में वो परशुराम के पास गया
लेकिन उसने परशुराम से अपने क्षत्रिय होने की बात छिपाई। और जब ये बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब कभी भी तुम्हें अपनी सीखी हुई विद्या की आवश्यकता पड़ेगी वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। थैंक यू। अनुपमा, आपका रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। प्रणय सर, अगले हफ्ते आपकी बारी, आप अपना पेपर पढ़ोगे। जी सर। गुड, थैंक यू। अरे प्रतीक बेटा, आओ बेटा आओ। नमस्ते आंटी। नमस्कार बेटा। क्या हुआ अंकल? पता नहीं बेटा, कल रात से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या अंकल जी, आपकी तबीयत भी बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। अरे इस बहाने तुमसे मुलाकात जो हो जाती है। मतलब खाने पीने में आजकल परहेज नहीं रखी जा रही है। सांस लीजिए। वैसे आंटी चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली सा बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इनका 1-1 डोज इनको सुबह, दोपहर और शाम गर्म पानी के साथ। ठीक है बेटा। ठीक है, आते रहना। वैसे आंटी मैं शाम को फोन कर लूंगा अंकल का हालचाल पूछने के लिए। ठीक है बेटा। प्रतीक बेटे, चाय तो पीते जा। नहीं आंटी, अभी थोड़ी देर हो रही है, फिर कभी। ठीक है बेटा, आना फिर। हाँ जी। अर्चू, निधि के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, उस पर भी ग्रहण लग गया, और उसकी तकलीफ देखकर डैड की भी तबीयत और खराब हो रही है। वीरेन, इतने बड़े सदमे को डैडी और निधि बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हवाओं में जैसे जहर सा घुल गया है, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। हम दोनों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो कोई बात जाहिर नहीं होने दे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितनी घुटन महसूस कर रहे होंगे, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से। अच्छा वो अर्चू उन्हें अपने घर ले आए। यहाँ पर प्रतीक भी है जो डैड का इलाज कर सकता है, और निधि को भी उसके हालात से निकालने में मदद कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो वीरेन। हे भगवान, कितना दूध गिरा दिया। महारानी जी, पता है आजकल दूध कितना महंगा है? पैसे पेट पर नहीं उगते हैं, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर 4 पैसे कमा पाते हैं। और तू तो हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। और ये टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या ताक रही है? इसे कौन साफ करेगा? अभी कर देती हूँ माँ जी। और सुन, खाना जरा ध्यान लगाकर बनाना, अच्छा नहीं बना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई भी मरीज सिर्फ दवाई से स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर एक डॉक्टर दवाई के साथ साथ उसके मन पर अपनी बातों का भी मरहम लगाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, और मेरे ख्याल से यही कर्तव्य है एक डॉक्टर का। ये कहाँ आ गए हम। पानी तेरा बुदबुदा उस मानस की जार, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, कबीरा जो तारा प्रभात। अर्थात मनुष्य का जीवन पानी के उस बुलबुले की तरह है जो बनता है और फूट जाता है। जैसे सुबह के होते ही सारे तारे आसमान में छुप जाते हैं। तो फिर क्यों ये व्यर्थ चिंता है, क्यों ये बेईमानी? ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से,
कि सभी तो मेरे अपने हैं। कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, तो मैं अपनों का ही सहार कैसे करूं? और आपको पता है श्री कृष्ण ने इसके ऊपर क्या उत्तर दिया था? श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारा शरीर जो है वो सिर्फ हाड़ और मांस का बना है, नश्वर है, रिश्ते छलावा है, परंतु सिर्फ एक रिश्ता है जो सनातन है, और वो रिश्ता है आत्मा से परमात्मा का, ब्रह्म से परम ब्रह्म का। ये रिश्ता बहुत ही अलौकिक है, और मेरे ख्याल से अगर इस रिश्ते को इसी तरह से जिया जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, और मेरे विचार से यही संपूर्णता है जीवन की। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक डॉक्टर होकर आपसे जीवन, मोक्ष और आध्यात्म के ऊपर क्यों बातचीत कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों से मिलकर ही मनुष्य बनता है, और एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए एक डॉक्टर को उसके मरीज को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि उसकी मानसिकता पर भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी मरीज सिर्फ दवाई से स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर एक डॉक्टर दवाई के साथ साथ उसके मन पर अपनी बातों का भी मरहम लगाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, और मेरे ख्याल से यही कर्तव्य है एक डॉक्टर का। मेडिसिन इज अ नोबल प्रोफेशन माय फ्रेंड्स, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इन बातों का किसी भी मरीज का इलाज करते वक्त ध्यान रखेंगे। थैंक यू। Sir, it was a pleasure hearing you. Thank you so much. Thank you for coming. It was a pleasure to me. Thank you so much. Thank you so much. Sir, it was such a pleasure to Thank hear you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir, कि आप लोग आए यहाँ पर। आप डॉक्टर हैं, पेंटर हैं या फिलोसोफर? जिंदगी की इतनी गहरी फिलोसफी आपने सीखी कहाँ से? क्यों, बोरिंग है? नहीं नहीं, आपकी बातें तो बहुत प्रभावशाली हैं। अगर इन्हें अपनाया जाए तो जिंदगी आसान बन सकती है। निधि जी, जो कुछ भी मैंने कहा है वो कृष्ण जी कह चुके हैं गीता में, और वो भी हजारों साल पहले। अच्छा, अब सीरियस बातें बहुत हो गई। यहाँ पर कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। शैल वी गो फॉर द कॉफी? श्योर, प्लीज आइए, कम। बेटा गायत्री, जिंदगी में कभी कभी ऐसे दौर भी आते हैं जहां हमें कड़वे घूंट पीना पड़ता है। शकुंतला जुबान की कड़वी है, लेकिन उसकी बातों को तुम दिल पे मत लिया करो। अब मुझे ही देख लो ना। नहीं, मुझे परसों तक किसी भी कीमत पर ये ऑर्डर पूरा करना है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। लेट्स जस्ट फिनिश इट फर्स्ट। जी हाँ, और परसों मेरी चीफ अकाउंटेंट से मीटिंग सेट कीजिए। कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। ओके, थैंक्स। अक्षय, मैं जानता हूं मैं तुम्हारी नजरों में गुनहगार हूं, पर मुझे मेरी पूरी बात कहने का एक मौका दो। अगर मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं वाकई गलत हूं, तो तुम जो सजा मुझे देना चाहो मुझे कबूल होगी। अक्षय, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। अक्षय, अक्षय, दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत भी एक मुजरिम को अपनी सफाई पेश करने का मौका देती है। अक्षय, बरसों की दोस्ती हमारी, उस दोस्ती की खातिर एक बार मुझे मेरी पूरी बात कहने का मौका दे दो। तुम जानते हो कि मैं बेवफा बेईमान नहीं हूं। अक्षय, गायत्री, 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 पता नहीं कल मुही कहाँ चली गई। गायत्री, गायत्री, सुनिए जी। अरे क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? अरे भाई, गायत्री का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारी डांट से परेशान होकर कहीं चली गई होगी, और क्या। मैंने तो पहले ही कह रखा था आपसे कि किसी अनजान लड़कियों को घर पर मत रखिए, मगर आप तो ठहरे ना राजा हरिश्चंद्र। अरे दुनिया भर का बेसहारा लाचार लोगों का ठेका आपने ही तो ले रखा है। अरे बाबा, अब उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? पता नहीं कहाँ चली गई है।
अब क्या होगा? अरे देखो देखो, कहीं कोई कीमती सामान तो नहीं ले गई? पता नहीं क्या लेकर चली गई होगी। मुझे तो पहले से ही शक था कि वो चोर है। क्या हुआ माँ जी? तुम बिना बताए इस तरह घर से कहाँ चली गई थी तुम? माँ जी, वो हमारा काम खत्म हो गया था तो हम जरा नीचे टहलने चले गए थे। देखो तो महारानी को टहलने चले गए थे। बड़ी महारानी बनती है, सुबह शाम तुझे टहलने की जरूरत है? अपनी औकात में रह। और खबरदार, जो बिना बताए घर से कदम निकाला तेरी टांगे तोड़ दूंगी नहीं तो। क्या करूं कुछ समझ में देख, जिंदगी की गाड़ी कभी एक पहिए पे नहीं चलती, उसे दूसरे पहिए की जरूरत पड़ती ही है। हर काम के लिए, हर बात के लिए एक वक्त होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तेरे हाथ से निकल जाए।